हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। 11 बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। बिजनेस नेचर एंड पर्पस। व्यवसाय क्या है? जब बच्चा 11th में बिजनेस कॉमर्स लेता है, कॉमर्स में उसका एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडी, व्यवसाय का अध्ययन। तो उस व्यवसाय का अध्ययन, व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। साथ ही मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहूँगा जो पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम देते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूपी पीजीटी, हर एक स्टेट में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कॉमर्स फैकल्टी में पोस्ट निकलती है। तो उसकी जो एग्ज़ाम होती है वर्ग 1, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए भी जो सिलेबस है आप सभी देखेंगे, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कॉमर्स का सिलेबस आप लोगों को एक जैसे ही मिलेगा, चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो। उसमें जो पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर आता है उसका जो सिलेबस होता है, चाहे अभी जो वैकेंसीज निकली हुई है, कौन सी जो ट्राइबल में जो एकलव्य स्कूल की जो निकली है पीजीटी कॉमर्स की, उसका सिलेबस भी यदि देखेंगे तो उसमें भी फर्स्ट जो पार्ट है, इसके दो पार्ट है, एक बिजनेस वाला है, एक दूसरा अकाउंटेंसी वाला है। तो बिजनेस वाले पार्ट में सबसे पहला यही दिया गया है कि व्यवसाय किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को पहले डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में हम उसके ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसका मैटर यदि हम समझ गए तो उसके ऑब्जेक्टिव जो है वह आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे वो 11th बिजनेस स्टडी पढ़ने वाला 11th कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स देने वाला स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम उसी चैप्टर को पहले समझेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, तो व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम व्यवसाय के बारे में यदि शुरुआत करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए दो प्रकार की क्रियाएं करता है। एक आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं। मनुष्य के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, या मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्थिक और दूसरी अनार्थिक है, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब उसमें अर्थ का मतलब होता है वित्त या पैसा, और क्रिया का मतलब होता है कार्य। वित्त के लिए, पैसे के लिए किया गया कार्य आर्थिक क्रिया होगी, है ना। अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वित्त कमाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो सभी कार्य किसके अंतर्गत आता है, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए धन कमाना और उसका उपभोग करना है, तथा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं की दूसरी विशेषता और कौन सी आ गई कि जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, जो धन कमाने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसान का खेती करना, कुम्हार का बर्तन बनाना, अध्यापक का पढ़ाना, डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, श्रमिक का श्रम करना, सैनिक का युद्ध में लड़ना, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं, दुकानदारों की सेवाएं, बस सेवाएं, बस कंडक्टर, दर्जी, धोबी, बढ़ई, डाकिया, इन सभी की सेवाएं, ये सब भी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो अब दूसरे शब्दों में क्या अर्थ दिया है कि आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से संबंधित क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन से आ गई, उपभोग भी आ गया, उत्पादन भी आ गया, विनिमय भी आ गया, वितरण भी आ गया। इनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सभी किस में आ गई है, आर्थिक क्रियाओं में आ गई। क्लियर हो गया। तो मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक और अनार्थिक। अब आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं आप लोगों को पता चल गई होगी। सबसे पहले क्या हो गया, धन कमाने के उद्देश्य से। दूसरी विशेषता क्या आ गई, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा क्या है,
वैधानिक कार्यों को ही आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। वैधानिक कार्य, भाई नहीं तो एक चोर चोरी कर रहा है, वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए कर रहा है, तो वो वैधानिक नहीं है, वो गैर कानूनी काम हो जाएगा। तो आर्थिक क्रिया होना चाहिए, अर्थ कमाने के लिए क्रिया होना चाहिए, लेकिन कैसी होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर होती है? समाज में रह करके की जाती है, इसलिए ये सामाजिक क्रियाएं भी है। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आप चाहे कोई सी भी एग्जाम में देख लीजिए, इनमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य की सामान्य क्रियाओं को शामिल किया जाता है, सामान्य क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और आर्थिक क्रियाएं वास्तविक व्यक्ति की होती है, जो कि धन कमाता भी और उसका उपयोग भी करता है, धन भी कमाता है और उसका उपयोग भी करता है। ठीक है। सेकंड नंबर आती है मानवीय क्रियाओं में दूसरी कौन सी? अनार्थिक, गैर आर्थिक, जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। पैसा ही इंसान की भूख को शांत नहीं करता है। एक व्यक्ति की आर्थिक भूख होती है, दूसरी होती है सामाजिक, सांस्कृतिक, फिर प्रेम भाव, ये भी उसकी भूख होती है। और इस भूख को शांत करने के लिए वो समाज में रह करके अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी करता है, जिससे उसकी एक भावनात्मक भूख जो है वो शांत होती है। और इन्हीं के लिए जो क्रियाएं करता है वह गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। जिस ये क्रियाएं वो पैसा कमाने के लिए नहीं करता, वो आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने भावनाओं के लिए, अपने जो भी देशभक्ति, समाज सेवा, रिश्तेदारी के लिए जो काम करता है, वो सभी गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। फॉर एग्जांपल, माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, डॉक्टर द्वारा अपने परिवार के सदस्य का इलाज करना, बच्चों द्वारा अपने मनोरंजन के लिए कोई खेल खेलना, है ना। ये बच्चों के द्वारा मनोरंजन के लिए कि जो खेल खेला जाता है वो खेल है, वो अनार्थिक क्रिया है। लेकिन यदि कहीं पर कोई पैसे के लिए कोई ट्रॉफी हो रही है तो वो अलग हो जाएगा। समाज सेवी द्वारा समाज की सेवा करना, ये सभी किस में आ रही है? अनार्थिक क्रियाओं में आ रही है। ठीक है। तो ये दोनों हम समझ गए होंगे, इस आधार पर आप उसका अंतर भी समझ जाओगे। अब मुख्य पॉइंट हमारा जो धुरी है, हम उस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। हम किसको समझ रहे हैं? व्यवसाय को समझ रहे हैं। और व्यवसाय के लिए हमने सबसे पहले समझा कि मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक, दूसरी अनार्थिक। अब आर्थिक क्रियाओं को भी समझ लिया, अनार्थिक क्रियाओं को भी समझ लिया। अब आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कितने प्रकार के कार्य कर सकता है, उन क्रियाओं को भी हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो 3 प्रकार की होती है आर्थिक क्रियाएं। एक व्यवसाय कहलाती है, दूसरी पेशा या वृत्ति कहलाती है, और तीसरी होती है रोजगार। उसके कार्य की प्रकृति के आधार पर उसको 3 भाग में बांट दिया गया, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब हम यहाँ पर सबसे पहला जो व्यवसाय है, हमारा मेन टारगेट व्यवसाय ही है। व्यवसाय को हम समझेंगे बिजनेस। भाई हमारे चारों तरफ हम सुनते हैं कि बिजनेस मतलब क्या है। तो व्यवसाय शब्द अंग्रेजी भाषा के बिजनेस शब्द का अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है व्यस्तता। व्यवसाय को अंग्रेजी में बिजनेस बोलते हैं और उसी का हिंदी अनुवाद क्या है? व्यस्तता। अर्थात मनुष्य को कुछ पाने के लिए सार्थक प्रयत्न करने चाहिए। सार्थक का मतलब किसी उद्देश्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये सार्थक प्रयत्न ही आर्थिक क्रियाओं को जन्म देते हैं। सार्थक का मतलब होता है किसी उद्देश्य से किया जाना कार्य, वो सार्थक होता है। मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उपार्जन में सहायता करती है, मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उपार्जन में सहायता करती है, व्यवसाय कहलाती है। धन कमाने में सहायता करती है, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? व्यवसाय कहलाती है। अब इसमें सब आ गई, किसान, डॉक्टर, वकील, है ना, बैंक, ये सभी व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं पूछी जाती है पीजीटी कॉमर्स में, कई बार व्यवसाय की परिभाषा, जैसे हैने की परिभाषा दे दी। व्यवसाय उन मानवीय क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा धन उत्पादन व धन अधिकरण के लिए संचालित की जाती है। अब ये परिभाषा दे दी, हमें ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं कि परिभाषा किसकी है? हैने की है, जेम्स स्टीफेंसन की है, या प्रोफेसर मैकनॉटन की है। तो हमें बताना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा। हैने ने क्या बोला है कि व्यवसाय उन मानवीय क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा धन उत्पादन व धन अधिकरण के लिए संचालित की जाती है। धन अधिकरण
और वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा धन का उत्पादन किया जाता है, धन को प्राप्त किया जाता है, वो क्रियाएं व्यवसाय है। जेम्स स्टीफेंसन क्या बोलते हैं, लाभ कमाने की दृष्टि से किए जाने वाले आर्थिक कार्यों को ही व्यवसाय कहते हैं। लाभ कमाने के दृष्टि से, लाभ कमाने की दृष्टि से किए जाने वाले आर्थिक कार्य, ये जेम्स स्टीफेंसन बोलते हैं। प्रोफेसर मैकनॉटन ने क्या बोला, व्यवसाय शब्द का तात्पर्य वस्तुओं, मुद्रा अथवा सेवाओं का पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय करना। वस्तुओं का, मुद्रा का और सेवाओं का विनिमय करना, एक्सचेंज करना, किसके लिए, पारस्परिक लाभ के लिए, एक दूसरे के लाभ के लिए, वो कहलाता है व्यवसाय। व्हीलर ने क्या बोला है, व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित रूप से चलाई जाने वाली संस्था है। व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित रूप से चलाई जाने वाली संस्था है, ये व्हीलर ने कहा है। एंसन ने क्या बोला है कि व्यवसाय जीविका उपार्जन का एक माध्यम है। ये भी बहुत बड़ी परिभाषा है, व्यवसाय जीविका उपार्जन का एक माध्यम है। वे आज के समय में तो जीविका उपार्जन का माध्यम क्या है, व्यवसाय है। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं बहुत ही अच्छी परिभाषाएं हैं। अब इसी के आधार पर विशेषताएं दी गई है कि व्यवसाय की विशेषता कई बार पूछ लिया जाता है, विशेषता दे दी जाती है कि इनमें से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है और कौन सी नहीं है। आर्थिक क्रिया है, पारस्परिक संतुष्टि है, साहस का तत्व, तो बिना साहस का कोई कार्य व्यवसाय नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में साहस नहीं है वो व्यवसाय नहीं कर सकता। उपयोगिताओं का सृजन करता है, वो जो व्यवसाय है उपयोगिता का सृजन कर रहा है। जिस स्थान पर वो वस्तु निर्मित हो रही है उस स्थान पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो वस्तु नहीं मिलती उस स्थान पर यदि हम पहुँचा देंगे तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। मतलब वो उपयोगिता का सृजन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब उपयोगिताएं अलग अलग होती है, स्थान की उपयोगिता, समय की उपयोगिता, ये सभी उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है किसके द्वारा, व्यवसाय के द्वारा। वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय, व्यवहारों में नियमितता, भाई जो व्यवसाय में सब नियमितता होना चाहिए, और जोखिम का तत्व, बिना जोखिम के व्यवसाय नहीं हो सकता, और जो जोखिम उठा सकता है वही साहसी होता है ना। अब इसी आधार पर यदि हम इसकी विशेषताओं को एक चार्ट के रूप में देखें तो ये सारी विशेषताएं आपको एक नज़र में दिखने लग जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है। पारस्परिक संतुष्टि, एक व्यक्ति वस्तु प्राप्त करके संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, दूसरा उसके बदले में वित्त प्राप्त करके संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। साहस का तत्व, इसमें पैसा पहले लगाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ती है, इसलिए साहस का तत्व होता है। उपयोगिताओं का सृजन करता है। वस्तु या सेवाओं का विक्रय, व्यवसाय में वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। व्यवहारों में नियमितता, व्यवसाय निरंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन एक बार व्यक्ति ने बेच दी तो व्यवसाय हो गया, कंटिन्यूटी होना चाहिए। जोखिम का तत्व होता है, कला और विज्ञान दोनों, भाई किस प्रकार से बेचना ये कला है ना, और कारण और परिणाम के आधार पर कार्य करना ये विज्ञान होता है। तो व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों हैं। पारस्परिक हित के लिए कार्य किया जाता है, लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। वैधानिक जो क्रियाएं होती है वही व्यापार कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। और इसका क्षेत्र कैसा है, व्यापक क्षेत्र है। व्यवसाय का क्षेत्र अपने आप में व्यापक होता है। ठीक है, चलिए अब इसका महत्व, लाभ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आसान है। अब आगे हम देखते हैं, दूसरा आ रहा है व्यवसाय के बाद में आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक व्यवसाय, दूसरा पैसा और तीसरा होता है रोजगार। ठीक है, तो व्यवसाय को हमने समझ लिया कि व्यवसाय क्या है। दूसरा हम देखते हैं पैसा। पैसा का मतलब होता है जीविकोपार्जन के उस साधन के रूप में, ये भी जीविकोपार्जन के लिए, भाई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है वो 3 प्रकार की होती है। एक व्यवसाय, दूसरा पैसा, तीसरा रोजगार। तो व्यवसाय को हमने समझ लिया। अब दूसरा पैसा, ये भी जीविकोपार्जन का एक साधन है जिसे करने से पूर्व, ये वाला कार्य करने के पहले व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण का कोई व्यक्ति प्रोफेशन नहीं बन सकता, मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बन सकता, प्रोफेशन का कार्य नहीं कर सकता, पेशेवर व्यक्ति नहीं बन सकता। पेशे में शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम की प्रधानता रहती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मानसिक श्रम, एक श्रम जो किया जाता है, एक शारीरिक श्रम किया जाता है, एक मजदूर
पसीना टपकाता है, वो शारीरिक श्रम है। और एक जो वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये सभी क्या है, मानसिक श्रम करते हैं। तो पैसे में कौन सा श्रम आता है, मानसिक श्रम आता है। कुछ व्यक्ति अपनी सेवाएं देकर आजीविका चलाते हैं और इनके आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन एवं वाणिज्यिक क्रियाओं से भिन्न होते हैं। प्राय व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर समाज की सहायता करते हैं। कर विशेषज्ञ द्वारा कर संबंधी सलाह देना, इंजीनियर द्वारा अपनी देखरेख में भवन निर्माण करवाना, डॉक्टर द्वारा चिकित्सा करना, वकील द्वारा मुकदमा लड़ना, अध्यापक द्वारा अध्यापन कराना, ये सभी पैसे में आता है। मतलब पैसे में क्या क्या आता है, एक तो विशिष्ट ज्ञान आता है और दूसरा क्या आता है, प्रशिक्षण आता है। ये दो चीज़ें होना जरूरी है पैसे में, विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण। वेबस्टर ने क्या बोला है, पैसा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श देता है। विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को निर्देशित करता है, डायरेक्शन देता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनको परामर्श भी देता है। ये सभी पेशेवर व्यक्ति होते हैं। W.R. स्प्रिगल ने क्या बोला है, पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं होगी। विशिष्ट ज्ञान, कौशल की आवश्यकता, औपचारिक ज्ञान, मानसिक श्रम को प्रधानता, इनकी एक अपनी आचार संहिता होती है। पेशेवर व्यक्ति जितनी होते हैं, वकीलों की काउंसिल बार होती है, डॉक्टरों का भी मेडिकल काउंसिल होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी काउंसिल होती है ना। सभी लोगों की नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक कमेटी होती है, काउंसिल होती है, जिनके कुछ नियम होते हैं, वही कहलाते हैं आचार संहिता। विशेष पहचान होती है इनकी, वे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इनकी एक स्पेशल पहचान होती है। संगठन के अनुरूप ही कार्य करते हैं। सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रायः विशेष पेशों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को कोई सामान्य व्यक्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उस विशेष पेशे हेतु आवश्यक ज्ञान को अर्जित नहीं कर लेता। वे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर केवल किताबें पढ़कर नहीं कर सकता, विशिष्ट ज्ञान लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। वकील बनना है तो कोई सामान्य व्यक्ति वकील नहीं बन सकता, उसके लिए विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। तीसरा कौन सा है, आर्थिक क्रियाओं में 3 भाग है, व्यवसाय हो गया, पैसा हो गया, तीसरा रोजगार। मतलब व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है वो 3 प्रकार की होती है, एक व्यवसाय, दूसरा पैसा हो गया, तीसरा रोजगार। अब रोजगार में, रोजगार क्या होता है, कहीं पर हम जो नौकरी कर रहे हैं वो रोजगार है। मतलब यहाँ नियोक्ता होता है जो कि हमें नियुक्ति देता है, और दूसरा होता है कर्मचारी जो कि काम करने वाला होता है। इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है, अनुबंध होता है, दूसरा पारिश्रमिक होता है। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक तो अनुबंध का होना और दूसरा इसमें पारिश्रमिक का होना। नहीं तो एक दुकान पर सेठ भी बैठता है, लड़का भी बैठता है, तो लड़का जो काम कर रहा है, सेठ यदि बोले कि ये मेरा एम्प्लॉय है या मेरा कर्मचारी है, हम नहीं मान सकते क्योंकि वो उसको पारिश्रमिक नहीं दे रहा होगा। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति उसके यहाँ यदि नौकर काम कर रहा है तो वो उसको वेतन दे रहा है, उनके बीच में एक अनुबंध है कि वो इतने समय काम करेगा, है ना। तो रोजगार में अनुबंध भी होना और पारिश्रमिक भी होना, ये 2 चीज़ें होगी तो ही हम उसे रोजगार बोल सकते हैं। ठीक है, रोजगार की विशेषताएं ये सब आ गई। ठीक है, व्यापार, पैसा, रोजगार ये आ गई व्यवसाय के उद्देश्यों में। अब हम अगला पॉइंट आ रहा है व्यवसाय के उद्देश्य, कि व्यवसाय किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो उसके उद्देश्य को यदि हम देखें तो व्यवसाय के उद्देश्यों में क्या आ रहा है, सबसे पहला दिया गया है आर्थिक उद्देश्य। व्यवसाय किस लिए किया जाता है, ये आर्थिक क्रिया है तो उसका पहला उद्देश्य होगा आर्थिक, पैसा कमाना। सामाजिक उद्देश्य, वो समाज में रहकर कार्य कर रहा हो, इसलिए समाज के प्रति भी उसका कुछ उद्देश्य होता है। मानवीय उद्देश्य, समाज में रह कर के कर्मचारियों से के साथ में रहकर काम करता है तो मानवता के प्रति भी उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। और राष्ट्र में रहता है, राष्ट्र के लिए काम करता है तो राष्ट्र के प्रति भी उसके कुछ उद्देश्य होते होंगे। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के देखेंगे। सबसे पहला तो आर्थिक उद्देश्य, भाई जिस उद्देश्य के लिए व्यवसाय शुरू किया गया है उस उद्देश्य को पाना उसकी पहली प्राथमिकता है। उसने किस लिए व्यवसाय स्टार्ट किया है, वो आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रिया, मतलब लाभ कमाने के लिए क्रियाएं कर रहा है।
तो सबसे पहले तो उसको अर्थ को प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो समाज की सेवा कर सकता है, मानवता की सेवा कर सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है। इसलिए सबसे पहला उसका प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में लाभ अर्जित करना, उसको व्यवसाय को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है तो लाभ कमाना ही पड़ेगा। लेकिन लाभ के साथ साथ उसको समाज सेवा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। साधनों का उचित उपयोग, समाज के साधनों का उपयोग करके वह लाभ कमाता है, इसलिए उसका उचित उपयोग होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि नहीं करेगा तो लाभ कैसे कमाएगा, ये भी उसका आर्थिक उद्देश्य है। मांग उत्पन्न करना, वो जिस प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है उसकी मांग को उत्पन्न करना समाज में, ये भी उसका उद्देश्य है। इसीलिए तो हम विज्ञापन जितने देखते हैं वो सब क्या करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उस वस्तु की मांग उत्पन्न करते हैं। ये उनका उद्देश्य है। नव प्रवर्तन, नई नई चीज़ों को आविष्कार करना, नया तरीका लाना। आज हम देखते मार्केट में एक ही वस्तु 10 प्रकार की मिलती है, ये क्या है, नव प्रवर्तन है। अलग अलग तरीके से अलग अलग डेकोरेशन में हमें प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देश की आर्थिक उन्नति करना, ये सभी क्या हो गए, आर्थिक उद्देश्य हो गए। समाज के उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति इसका उद्देश्य क्या है, उच्च जीवन स्तर, समाज का जो जीवन स्तर है उच्च करना। भाई आज हम जो जीवन जी रहे हैं तो उसके पीछे व्यवसाय ही है, जिसके कारण आज हमारा जीवन स्तर कैसा हो गया, ऊंचा हो गया है। हम झोपड़ी से पक्के मकानों में आ गए, गर्मी से हम कूलर में, एसी में आ गए। तो ये सभी जीवन स्तर को उच्च किया है इन्होंने, व्यवसाय ने। अच्छे किस्म की वस्तुओं का उत्पादन, जो अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करना, ये उसका सामाजिक उद्देश्य है। रोजगार उपलब्ध करना, समाज में रहकर लाभ कमा रहा है, इसका मतलब समाज के बेरोजगारों को रोजगार देना। समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ देना, समाज में जितने भी वर्ग हैं, अब यहाँ पर वर्ग का मतलब जाति से संबंधित नहीं है, यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाला व्यक्ति, उपभोक्ता, वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी, काम करने वाला कर्मचारी, ऋण देने वाला लेनदार, अंशधारी, इन सभी को लाभ पहुँचाना, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। लोक कल्याण करना, अनुचित लाभ प्रवृत्ति को दूर करना और पर्यावरण सुधार हेतु कार्य करना। प्रत्येक व्यवसाय का ये अनिवार्य उद्देश्य है कि वो पर्यावरण सुधार के लिए भी कार्य करे। इस लाभ कमाने के लिए अंधाधुंध वो प्राकृतिक साधनों का उपयोग तो करे, लेकिन साथ में प्रकृति की सुरक्षा के लिए भी कार्य करे, ये भी उसका सामाजिक उद्देश्य है। मानवीय उद्देश्यों में भाई उसके यहाँ काम करने वाला इंसान जो है वो मानव है, तो उसके साथ मानवता से व्यवहार करना, रोजगार की सुरक्षा की व्यवस्था करना, जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको स्थायित्व प्रदान करना है कि हाँ उसकी रोजगार रहेगा। कार्य की, उसकी जो कार्य करने की जो दशा है वो मशीन नहीं है, मानव है, और इसलिए उसको उपयुक्त कार्य की दशा देना। हवादार, कोई खतरे वाला काम है तो वहाँ पर सुरक्षा कवच उसको देना, ऐसे बहुत सारी कार्य की दशाएं उपलब्ध कराना। समय समय पर उचित वेतन देना, बोनस देना, महंगाई भत्ता देना, कार्यरत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं से सुरक्षा करना, वृद्धावस्था में पेंशन देना, कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य, पदोन्नति, क्रमोन्नति, कर्मचारी कल्याण के काम करना। राष्ट्र के प्रति क्या उसका उद्देश्य है, देश के प्राकृतिक संसाधनों का वैधानिक रूप से उचित और संतुलित उपयोग करना। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो है इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम, मतलब मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना, मतलब कि इसको मिसयूज न करना। जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी जैसे आर्थिक अपराधों से दूर रहना। आज हम देखते हैं मिलावट, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी ये बहुत चलती है, तो इनसे दूर रहना। सरकार द्वारा किए गए करारोपण के अनुसार समय समय पर टैक्स भरना। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करना। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना, ये सभी क्या है, ये उसके उद्देश्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्देश्य हो गया, सामाजिक उद्देश्य हो गया, मानवीय उद्देश्य हो गया, और कौन सा हो गया, एक उसका आर्थिक उद्देश्य हो गया। ये सारे उद्देश्य के अनुरूप ही ये कार्य किया जाता है। अब अगला पॉइंट आ रहा है हमारा कौन सा, व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क, देखिए
व्यवसाय में जोखिम एक अनिवार्य तत्व है। बिना जोखिम का व्यवसाय नहीं हो सकता। रिस्क, हमने एक इसकी विशेषता देखी, साहस, कि साहसी व्यक्ति ही व्यवसाय कर सकता है। इसका मतलब जोखिम उठाने की जिसके अंदर साहस है वही व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। तो जोखिम जो होता है व्यवसाय का एक अनिवार्य तत्व है, बिना जोखिम का व्यवसाय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जोखिम का मतलब क्या दिया है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, किंतु आवश्यक नहीं कि सदैव लाभ ही हो। व्यवसाय का महत्वपूर्ण तत्व जोखिम वहन करना होता है, और ये जोखिम अपर्याप्त लाभ अथवा कभी कभी हानि उठाने की भी हो सकती है। अब ये जोखिम कैसे आता है? अनिश्चितताओं, अनपेक्षित घटनाओं के कारण अपर्याप्त लाभ या हानि होने की संभावना को ही व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। व्यवसाय में जोखिम मतलब एक तो अनिश्चितता रहती है, आपने आज 5 लाख रुपए का माल खरीदा लेकिन नहीं बिका, तो ये अनिश्चितता है। दूसरा, अनपेक्षित घटनाएं, ऐसी घटनाएं होना जिसकी हमने अपेक्षा नहीं करी थी, प्राकृतिक होना या किसी प्रकार की कोई घटनाएं होना, तो इनसे व्यवसाय में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो ये व्यावसायिक जोखिम कहलाती है। जैसे मोटर बाइक की मांग बढ़ जाने पर स्कूटर की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ना, है ना। इसी प्रकार से टाइपिंग का कार्य टाइप मशीनों द्वारा किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा टाइप करने से परंपरागत टाइपिंग मशीनों की मांग में कमी हो जाना, ये सभी क्या है, ये जोखिम उत्पन्न होने का कारण होता है। तो अलग अलग कारण हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति में? पहला है, व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होता है। अनिश्चितता, भविष्य अनिश्चित है, तो व्यवसाय हमेशा भविष्य उन्मुखी होता है, भविष्य के लिए वो क्रियाएं करता है, और भविष्य अनिश्चित है तो जोखिम की तो संभावना भरी पड़ी हुई है। वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होना, फैशन में परिवर्तन होना, मूल्य में परिवर्तन होना, कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं होना, सरकार की नीति में परिवर्तन होना, नवीन टेक्नोलॉजी का आ जाना, प्राकृतिक घटनाएं होना, ये सभी इसमें आ रहा है, ये व्यावसायिक जोखिम की अनिश्चितता में आ रही है। जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है, इसके बिना तो व्यवसाय हो ही नहीं सकता। लेकिन ये अनिवार्य तत्व का एक पुरस्कार है। आपने यदि रिस्क उठाई है तो उसका पुरस्कार क्या है? लाभ आपको होता है। तो ये जोखिम वहन करने का पुरस्कार है। जोखिम व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। आपका जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी बड़ी रिस्क होगी आपकी, उसका आकार और उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब इसके कारण कौन कौन से हैं? जोखिम किन कारणों से आता है? प्राकृतिक कारणों से भी आता है, नेचर के कारण, मानवीय कारणों से भी आता है, आर्थिक कारणों से भी आता है, भौतिक कारणों से भी आता है। ये सभी कारण है जिसके कारण जोखिम आता है। प्राकृतिक कारण, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भारी वर्षा, आंधी तूफान, ये प्राकृतिक कारण। मानवीय कारणों में कर्मचारी की लापरवाही, हड़ताल, है ना, उनकी बेईमानी, सावधानी नहीं बरतना, ये सभी मानवीय कारण है। आर्थिक कारणों में मूल्यों का उतार चढ़ाव, है ना, ब्याज की दरों में परिवर्तन, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, फिर उत्पादन की विधियों में परिवर्तन, ये सभी आर्थिक कारण हैं। भौतिक कारणों में विद्युत आपूर्ति बाधित होना, पावर कट हो जाना, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होना, कच्चे माल, मशीन, उपकरण आदि में खराबी आ जाना, ये भौतिक कारण, भौतिक वस्तुओं के कारण जिनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं उसी में कुछ खराबी आ जाना, ये भौतिक कारण हो गया। मशीन खराब हो गई, माल खराब आ गया, टेक्नोलॉजी में कुछ खराबी आ गई, ये सभी, पावर कट हो गया, बिजली बंद हो गई, तो ये भौतिक कारण हो गया। अब जोखिम को कम करने के तरीके कौन से हैं? बहुत सारे हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि व्यावसायिक जो क्रियाएं होती है वो, अभी तक हमने व्यवसाय के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक क्रियाएं कितने प्रकार से, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार से व्यवसाय को किया जाता है। देखिए, अभी तक हमने देखा कि मनुष्य के द्वारा 2 प्रकार की क्रियाएं की जाती है, एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाओं में 3 प्रकार की होती है, व्यवसाय, पैसा, रोजगार। फिर व्यवसाय को हम समझ रहे थे, है ना। तो व्यवसाय में फिर व्यावसायिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? एक उद्योग और दूसरा वाणिज्य। एक होता है उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। ये व्यवसाय में सबसे पहले वस्तु का निर्माण किया जाता है, कहाँ पर? उद्योग में। फिर उद्योग उस वस्तु का निर्माण करके किसको सौंप देता है? वाणिज्य को सौंप देता है।
वाणिज्य उस वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। ये काम वाणिज्य का, वस्तु के निर्माण करने का काम उद्योग का, और निर्माण होने के बाद उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम वाणिज्य का। हम जो कॉमर्स पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, वस्तु के निर्माण होने के बाद उसको उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचाना, ये सभी वाणिज्यिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो व्यवसाय में दो प्रकार आता है, उद्योग और वाणिज्य। अब उद्योग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्रीज जो होती है, एक प्राथमिक उद्योग होते हैं, एक द्वितीयक उद्योग होते हैं, तीसरा तृतीयक उद्योग होते हैं। ये सब उद्योग होते हैं। अब प्राथमिक उद्योग में अलग अलग होते हैं, निष्कर्षण उद्योग, फिर जननिक उद्योग, है ना। निष्कर्षण और जननिक। निष्कर्षण का मतलब होता है जो जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ निकालते हैं, वो निष्कर्षण में आता है। और जननिक में जो जनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, खेती के माध्यम से, मुर्गी पालन के माध्यम से, मत्स्य पालन के द्वारा ये सीधे प्रकृति के टच में होते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक उद्योग। निष्कर्षण और जननिक हो गया। दूसरा द्वितीयक उद्योग में ये कौन से उद्योग होते हैं, प्राथमिक उद्योगों से कच्चा माल प्राप्त करके फिर उसको और उपयोगी बनाने का काम द्वितीयक उद्योग करते हैं। जैसे निर्माणी उद्योग हो गए, रचनात्मक उद्योग हो गए, है ना। तो जो निर्माणी उद्योग है, निर्माण करने वाले, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विश्लेषण, विश्लेषण जैसे ज़मीन के अंदर से खनिज पदार्थ निकाला गया या तेल निकाला गया, तो ये किसका काम, प्राथमिक उद्योग का, निष्कर्षण उद्योग में आ गया। लेकिन अब उस तेल का जब विश्लेषण किया जाएगा, अलग अलग पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसको अलग अलग करना, ये विश्लेषण में आ गया। फिर दूसरा कौन सा हो गया, कृत्रिम। कृत्रिम में कौन सा आ जाता है, संश्लेषण करना, अलग अलग पदार्थों को मिला करके एक पदार्थ बनाना। जैसे सीमेंट, सीमेंट अलग अलग पदार्थों को मिलाकर सीमेंट बनाई जाती है, तो ये संश्लेषण या कृत्रिम उद्योग हो गया। प्रक्रिया, एक प्रोसेस के द्वारा कोई वस्तु बनाना, ये प्रक्रियात्मक उद्योग कहलाते हैं। जोड़ना, संयोजन, जैसे अलग अलग पार्ट्स को मिला करके एक वस्तु बनाना, जैसे मोटरसाइकिल बनाना, कार बनाना, तो अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये निर्माणी उद्योग कहलाते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रक्रियात्मक और संयोजन। और रचनात्मक में जैसे कहीं ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, पुलिया बन रही है ना, ये सभी किस में आते हैं, रचनात्मक में। तीसरा तृतीयक उद्योग में, तृतीयक में इनकी जो सेवाएं करने वाले उद्योग होते हैं, तृतीयक उद्योग को हम सेवा उद्योग भी बोलते हैं। जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, वित्तीय संस्थाएं, ये सभी उद्योग कहलाते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो ये उद्योग हो गए। और वाणिज्य, वाणिज्य के फिर 2 भाग हैं, एक व्यापार और व्यापार के सहायक तत्व। वाणिज्य के 2 भाग, एक व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक तत्व। व्यापार भी 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा विदेशी। आंतरिक व्यापार में 2 प्रकार का होता है, एक थोक व्यापार, दूसरा फुटकर व्यापार। आप लोगों को मालूम होगा, थोक मतलब जो उत्पादकों से माल खरीदते हैं, थोक में वो थोक व्यापारी, थोक उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं। तो फुटकर विक्रेता किसको बेचता है, उपभोक्ताओं को बेचता है। फिर विदेशी व्यापार में 3 प्रकार का होता है, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। विदेशों से माल जो बुलाया जाता है वो आयात व्यापार, विदेशों को हम माल बेचते हैं वो निर्यात, और किसी देश से माल बुलाकर किसी दूसरे देश को बेच देना वो कहलाता है पुनर्निर्यात, ठीक है। फिर व्यापार के सहायक में यही जो तृतीय उद्योग है, ये व्यापार के सहायक हैं, जो व्यापार में सहायता करते हैं। यातायात, ट्रांसपोर्टेशन व्यापार में सहायता करता है, कम्युनिकेशन व्यापार में सहायता करता है, बैंकिंग व्यापार में सहायता करती है, बीमा कंपनियां ये व्यापार में सहायता करती है, भंडारण, वेयरहाउस, स्टॉक एक्सचेंज और विज्ञापन, ठीक है। तो ये सभी हमने व्यापार और व्यापार के सहायक तत्व के बारे में देखा। ये आगे सब उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार के सहायक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आज हमने व्यापार की प्रकृति, उद्देश्य, उसका प्रकार, व्यवसाय के बारे में हमने जाना। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि हम ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं पीजीटी कॉमर्स में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।